नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल टियर 1 13 अगस्त 2021 में पूछे गए इंग्लिश के 25 प्रश्नों का फुल एक्सप्लेनेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आने वाली सारी इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको प्राप्त होता रहे। फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन से ये प्रश्न पूछे गए हैं। एंड लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। ये एक एरर दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स आप ये समझ पा रहे होंगे कि सिंपल वे में अगर हम इस चीज को पढ़ें, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स अगर बात करें, लीड अगेंस्ट एक टर्म है, लीड के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है। ये तो बात हमें पहले से पता है, तो ये पार्ट तो समझ में आएगा कि गलत है, लेकिन मेन टर्म क्या है वो समझ लीजिए। लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल की जो लैक है, सो लैक इज द सब्जेक्ट। एंड लैक इज द सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि वो प्रेपोजिशन से पहले है। आप किसी सेंटेंस में ऐसे लिखते हैं, द ऑनेस्टी ऑफ राम इज प्रेजवर्दी। इफ यू राइट दिस सेंटेंस, तो अब देखो सिंपल सा आप ये समझ लो कि प्रेपोजिशन से पहले दी ऑनेस्टी रखा गया है, तो राम सब्जेक्ट नहीं हुआ, ऑनेस्टी सब्जेक्ट हुआ। ठीक उसी प्रकार लैक ऑफ जो टर्म रखी गई है, ऑफ से पहले लैक है, तो किसकी लैक? रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल की, तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लोगे। सो योर सेंटेंस करेक्ट फॉर्म विल बी लीड्स टू। क्लियर है? तो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन ये एरर डिटेक्शन का ही है। द दशहरा सेलिब्रेशन इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट देन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। बहुत ही सिंपल, आपको पता है देन एक कंपैरेटिव डिग्री का टर्म है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है, और आपने रख दिया ग्रैंडेस्ट, वो गलत है, आपको करना चाहिए था ग्रैंडर। ओके, तो ये बात बहुत ही सिंपल था कि ग्रैंडेस्ट देन कोई टर्म ही नहीं है, सुपरलेटिव के साथ देन नहीं आता। और देख लो एक पार्ट यहां पे अदर है, तो अदर के साथ भी देन ही लगता है, इसलिए इस ग्रैंडेस्ट को ग्रैंडर कर देंगे। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम सिंपली वर्ब पे फोकस करेंगे और जो टर्म कहां तक सेम दिया इसे देखेंगे। तो क्वेश्चन है, रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग द डिश दीपाज मदर सेड टू हर। आपको पता है दीपाज मदर सेड टू को किस में कन्वर्ट करते हैं हम? सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सा बात है। देख लो टोल्ड किस में रखा है। ऑप्शन डी में तो सेड ही रख दिया है, तो ये ऑप्शन को हम यहीं से हटा लेंगे। और थोड़ा आप ये यहां पे देख सकते हो, बिफोर के बाद रखा है यू सेकंड पर्सन का पार्ट होता है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट कौन है? टू हर। तो जब वो सब्जेक्ट बनेगा तो सी बनेगा। तो सिंपल याद रखना, बिफोर यू कन्वर्ट होगा बिफोर सी में। देख लो बिफोर सी किस में रखा है? ऑप्शन ए में रखा है बिफोर यू, ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी में रखा है बिफोर यू, ये भी गलत हो गया। बिफोर यू सेम रख दिया, ये ऑप्शन भी गलत। योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, उतनी चिंता करने की विषय ये नहीं है। नरेशन वॉइस के क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, बाद बाकी आप सारे नियम लगा लो सब में। तो एक में आप ये भी देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 में रख दिया टोल्ड टू, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन छट गया। तो सिंपल सा वे आप ये याद रखना, वर्ब पे फोकस करना और सेंटेंस को थोड़ा मैच करवाने की कोशिश करना, प्रोनाउन पे फोकस्ड कर लेना, तो आसानी से ये टर्म बन जाएंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये पैसिव वॉइस का सेक्शन है, और पैसिव वॉइस बहुत ही आसान पीटी में दिए जाते हैं। क्लोज ऑल द विंडोज, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है, क्लोज ऑल द विंडोज, दरवाजा बंद कर लो। इसका हम जब पैसिव बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी
प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बनाते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी बना लेते हैं, यू आर का सेक्शन से यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, इस तरह का टर्म लेते हैं, एडवाइज्ड। सो योर आंसर विल बी लेट द विंडोज बी क्लोज्ड। कैन यू ऑल द विंडोज बी क्लोज, ऐसे तो कोई सेंस ही नहीं है। विल यू क्लोज ऑल द विंडोज, ये तीनों ऑप्शन यहां से हटेगा और योर आंसर विल बी बी। नाउ सिनोनिम्स, सिनोनिम्स की अगर बात करें तो लिखा है येल्ड और बगल में एक ब्रैकेटेड पार्ट में रखा गया है नाउ, एन मतलब नाउन। तो देखो इतना याद रखना कि अगर येल्ड का नाउन में यूज करना पड़ेगा तो येल्ड जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर पार्ट है, अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो इसका मतलब हो जाएगा प्रोड्यूस, येल्ड। ऐसे तो येल्ड की मतलब प्रोडक्शन भी होता है, प्रोड्यूस्ड करना भी होता है, प्रोडक्शन ले लो या फिर आप प्रोड्यूस्ड भी कर सकते हैं। अगर ये नाउन फॉर्म है तो प्रोडक्शन, वर्ब में जाएंगे तो प्रोड्यूस्ड। तो सिंपल वे में अगर आप ऐसे देखोगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर टर्म है येल्ड का तो योर आंसर विल बी हार्वेस्ट। ठीक है, फसल को इकट्ठा करना या फसल, तो हम आंसर लेंगे हार्वेस्ट। बट प्लांटेशन एंड ऑर्चर्ड में क्या डिफरेंस है? प्लांटेशन ना लार्ज फार्मिंग, लार्ज फार्म को कहते हैं, लार्ज फार्म। क्लियर है? सिंपल सा वे समझ लो, लार्ज फार्म एक वैसा जगह जहां पे ग्रैनरी कह सकते हैं कि अनाज उगाई जाती है या रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। ऐसे तो प्लांटेशन का मतलब होता है वृक्षारोपण, तो वो यहां सेंस नहीं है। ऑर्चर्ड का मतलब वेयर, आप ये कह सकते हैं वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, जहां पे फल, जैसे ऑर्चर्ड गावा का, एप्पल का है ना, बनाना वगैरह का, तो आप ये कह सकते हैं ऑर्चर्ड। एंड गार्डन क्या होता है? घर के आसपास जो एरिया होता है उसमें आप फूल फ्लावर वगैरह लगा के रखते हैं, तो दैट इज द गार्डन। सो योर आंसर विल बी हार्वेस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन, सिनोनिम्स ऑफ आयोटा। आयोटा मीन्स वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट, है ना, वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट। सो आंसर विल बी बिट, नॉट बॉक्स, लॉट एंड बैग। एक्चुअली लॉट तो हम ऐसे यूज करते हैं ना, अ लॉट, तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा का ही सेंस है। सो योर आयोटा मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, या जैसे मान लो कि मैं लिख दूं रूट अंडर -1, तो और ज्यादा माइनस में जाएगा ही। या आप लिखते हैं रूट अंडर 144, तो ये छोटा फॉर्म में क्या लिखते हो आप इसे, 12। तो इस तरह से आयोटा मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट, यू कैन से योर आंसर विल बी बिट, थोड़ा। नाउ एंटोनिम्स की बात है, पॉम्पस। पॉम्पस बहुत ही आसान वर्ड है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। पॉम्पस का मतलब होता है समवन हु कॉन्स्टेंटली टॉक्स अबाउट व्हाट दे हैव अकम्प्लीज्ड, अचीव्ड, पॉम्पस की मीनिंग होती है। तो योर आंसर विल बी, अगर एंटोनिम्स की बात करें तो योर आंसर विल बी हम्बल। हम्बल मीन्स क्या होता है? मॉडेस्ट, या आप इसे कहते हैं डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ, बड़ा ही व्यवहारिक होना। शोवी, फ्लॉटिंग एंड बोस्टफुल, ये तो एक ही तरह के शब्द हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे, है ना। शोवी करना, शो अप करना, फ्लॉटिंग घमंड से किसी चीज को दिखाना, बोस्टफुल नेचर का इंसान होता है, डिंग हाँकना, है ना, वो इंसान जो बड़ा ही बोस्टिंग करे। तो पॉम्पस का मतलब ही होता है एक वैसा व्यक्ति, पॉम्पस पर्सन हम कहते हैं उसे, जो एक्सट्रीमली या कॉन्स्टेंटली यू कैन से कि बोलता रहे अपने अचीवमेंट्स के बारे में, या उसने जो एकम्प्लिश्ड किया लाइफ में उसके बारे में। योर आंसर विल बी हम्बल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन, एंटोनिम्स ऑफ वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड मतलब फैला हुआ। क्लियर है? आप कह सकते हैं हर जगह जो चीज है फैला हुआ। तो जनरल, फेमस, ओवरऑल, ये सब तो होंगे नहीं, चूंकि एंटोनिम्स की बात है। तो जो हर जगह है उसका उल्टा क्या होगा? जो कम जगहों पे है। जो हर जगह फैला हुआ है उसका एंटो लेंगे तो क्या लेंगे? लिमिटेड लेंगे। योर आंसर विल बी लिमिटेड। सिंपल सा वर्ड दिया गया। पॉम्पस और लिमिटेड बहुत ही सिंपल वर्ड है और एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा भी है। क्लियर है जी? चलो, आप इस पॉम्पस, अभी जो आपने वर्ड देखा, इस पॉम्पस को आप कह सकते हैं ऑस्टेंटेशियस, है ना। तो बहुत ऐसे शब्द हैं जो नॉमिनल नहीं कह सकते,
हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी दोनों मिलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, जो शराब ना लेता हो, एल्कोहलिक ड्रिंक ना लेता हो, उसे कहते हैं टी टोटलर। योर आंसर विल बी टी टोटलर। बट देखिए वेजिटेरियन पता है ना, वन हु डज नॉट कंज्यूम मीट, है ना, जो मीट नहीं खाता हो, शाक सब्जियां खाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन। सिंपल सा है, इसमें एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है। परफेक्शनिस्ट कौन होता है? परफेक्शनिस्ट होता है जो व्यक्ति किसी कार्यों में हमेशा परफेक्शन चाहता हो। जैसे आमिर खान को आप परफेक्शनिस्ट कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री का। कोई भी इंसान, आप भी हो सकते, अगर आप किसी कार्यों में बड़ा परफेक्शन चाहते तो वैसे व्यक्ति को परफेक्शनिस्ट कहेंगे। और एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? वन हु प्रिडिक्ट्स फॉर्चून, है ना, फ्यूचर जो भविष्य के बारे में बताए, एस्ट्रोलॉजर या फॉर्चून टेलर, उसको हम एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे। सो योर आंसर इज टी टोटलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। सिंपल सा, हम एंकर जो होता है वो होता है वन हु होस्ट्स अ शो, जो एक शो को होस्ट करे उसे हम एंकर कहते हैं, है ना। क्रियोग्राफर का मतलब होता है वन हु डायरेक्ट्स या टीचेस डांसिंग मूवमेंट, ओके, जो डांसिंग मूवमेंट्स को एक्सप्रेस करे। एंड शॉफर तो एस्ट्रोनॉट जो वर्ड है इसको हम कहते हैं स्पेसमैन, यू कैन से स्पेसमैन, अंतरिक्ष यात्री। तो योर आंसर विल बी एस्ट्रोनॉट। एंड शॉफर तो हम ड्राइवर को बोलते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड है शॉफर। ड्राइवर को ड्राइवर कहना ठीक नहीं, शॉफर कहना ज्यादा अच्छा लगता है। सो योर आंसर विल बी एस्ट्रोनॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक सेक्शन का है। द एडवांस्ड नेशन फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम सिंस दे वर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ डैश इन पॉपुलेशन। तो इतना बात तो पता है कि ग्रोथ के साथ हम डिग्री, फ्रीक्वेंसी और स्केल वर्ड यूज नहीं करेंगे। ग्रोथ के साथ एग्जैक्ट वर्ड क्या है? ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट होती है। फ्रीक्वेंसी किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी या कोई कार्य बार बार फ्रीक्वेंटली हो रहा है, कहते तो है कि बार बार पावर का कटना। सो फ्रीक्वेंट पावर कट इज द रेगुलर प्रॉब्लम जो हम कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी वहां हो गया। डिग्री तो टेम्परेचर वगैरह के सेंस में है ना, डिग्री, टेम्परेचर या वैल्यू भी हो सकता है। और स्केल तो एक मापदंड होता है कि इस स्केल में आप हैं या नहीं। तो कहीं ना कहीं आंसर जो है वो रेट होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, द डोर डैश इन द स्ट्रॉन्ग विंड। बहुत ही स्टैंडर्ड शब्दों की सिलेक्शन है। देखो जी, द डोर डैश, स्लैप्ड का मतलब तो आप पता है, चाटा मारना, स्लैप करना किसी को, ठीक है, हिंदी मीनिंग इसकी ये हो गई, स्लैपिंग दिया किसी को। सिजल्ड का मतलब ये होता है साउंड ऑफ कुकिंग या फिर फ्राइंग समथिंग, है ना। कोई चीज फ्राई करते हैं तो कुकिंग और फ्राइंग का ही सेंस सिजल होता है। हुटेड, एक्चुअली हुट जो साउंड है ना वो है साउंड ऑफ आउल्स, है ना। उल्लुओं की साउंड को हम कहते हैं हुटिंग करना, हुट करना। और स्लैम्ड जो वर्ड है, योर आंसर विल बी स्लैम्ड। स्लैम्ड मतलब होता है दरवाजे को फोर्सफुली बंद करना, है ना। अचानक सा विंड, या आप कभी ऐसे करते हो, अचानक सा दरवाजा बंद हो गया तो आवाज हुई, तो दैट इज द स्लैम्ड। सो द डोर स्लैम्ड इन द स्ट्रॉन्ग विंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। ये बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एप्पल्स रखा गया है और वॉज लगा दिया गया है। और देखो वही इंप्रूवमेंट पार्ट है, तो एप्पल्स वाज होगा या एप्पल्स वर होगा? योर आंसर विल बी डी, ओके। आप ये नहीं कह सकते कि वॉज बीइंग रोटेन, वो एप्पल को सड़ाया नहीं जा रहा है, वो ऑलरेडी सड़ा हुआ है। सो मैनी ऑफ द एप्पल्स वर रोटेन, नॉट वॉज रोटेन। बहुत ही सिंपल सा टर्म था ये। अब आप देखो इंप्रूवमेंट वंस अगेन। ऑल्दो द चिल्ड्रेन स्टडीड हार्ड बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर।
सिंपल सा आपको पता है कंजंक्शन में ऑल्दो या फिर दो, है ना, इन दो शब्द पे आप जो ही कंजंक्शनल पेयर लेते हैं दैट इज द येट। और अगर येट नहीं हो तो येट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग कॉमा। अब आप देख लो कौन सा पार्ट में आप जाओगे। सिंपल सा, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन की बात है तो तुरंत एलिमिनेट करो। चिल्ड्रन हैड स्टडी, हैड स्टडीड होना चाहिए, तो ऑप्शन सी गया, स्टडी रख दिया है। ऑप्शन डी देखो, सेंटेंस लिखा है कुड नॉट अंडरस्टैंड, पास्ट वाली टर्म है, और यहां लिखा है हैव स्टडीड, प्रेजेंट का टर्म, ये भी गलत हो गया। और एक ऑप्शन बचा नो सब्स्टिट्यूशन, बट उससे ऊपर का ऑप्शन देखो, ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड, ऑब्वियसली कॉमा डाल करके फिर सेंटेंस को दे से शुरुआत किया है। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेज की बात है। बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, इसका मीनिंग ये होता है कि दूसरे के लिए नुकसान में रहना या ऐसी सिचुएशन में रहना कि क्या कहें, क्या करें, ना करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वैसे सिचुएशन को हम एक्सप्रेस करेंगे नॉट नो व्हाट टू से। योर आंसर विल बी नॉट नो व्हाट टू से। तो कुछ इडियम्स नए मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में, थोड़ी डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स का मीनिंग ही होता है और लॉस में होना, बट यहां पे इसकी मीनिंग जो लेना पड़ेगा कि ऐसे सिचुएशन में होना कि क्या कहें, तो नॉट नो व्हाट टू से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वांट टू कर्ल अप एंड डाई, इसकी मीनिंग होती है कोई एक्टिविटी से, किसी कार्यों से बड़ा ही आप एम्बैरेस्ड हैं और फील सॉरी। सो योर आंसर विल बी फील टेरिबली अशेम्ड एंड सॉरी। क्लियर है? तो ये दोनों इडियम्स नए पूछे गए थे और होता है सिक्वेंशियली, अगर एग्जाम पूछ रहा है तो नए पुराने दोनों के मिक्सचर होते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बहुत ही आसान दिया गया है, फ्रेंड की स्पेलिंग सही है सिनिक। सिनिक का मतलब होता है ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल। सो वो भी स्पेलिंग सही है। फियरी, फियरी मतलब तो आप कह सकते हैं बर्निंग। क्लियर है? बर्निंग, बड़ा ही आग उगलने वाला वो आदमी है, फियरी या फायरी। क्लियर है? फ्रेंड, फ्रेंड तो करेक्ट है। नीस ऑप्शन, एक्चुअली योर आंसर विल बी नीस, NIECE। ओके, NIECE, ठीक है। तो ऑप्शन एक्चुअली आई बिफोर ई ना, आई बिफोर ई या EI का केस एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, तो इस पैटर्न को ध्यान रखेंगे। जैसे रिसीव, CEI, वेट, WEIGHT, है ना, वेट, EA का लेजर बताया था, लेजर। ठीक उसी प्रकार ये वर्ड दिया गया NIE और NEI। इस तरह से EI वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं एग्जामिनेशन में, देखना एक बार इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का है, इंसोलेंस। इंसोलेंस की जो मीनिंग है आप कह सकते हैं डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर या फिर रूड बिहेवियर। क्लियर है जी? या फिर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर भी कह सकते हैं। आइडलनेस का मतलब क्या होता है? दैट इज द लेजीनेस, लेजीनेस। इंडोलेंस का मतलब भी सेम है, लेजीनेस। क्लियर है? इंडोलेंस का मीनिंग भी है लेजीनेस। और अब आपका बचा एक इनर्सिया। इनर्सिया की ही स्पेलिंग गलत है, SHIA लिख दिया है, ये होगा TIA। ओके, इनर्सिया का मतलब ही होता है अ टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज्ड। टू रिमेन अनचेंज्ड कह सकते हैं आप। क्लियर हो गया? तो ये था आपकी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आपका जो आंसर होगा वो होगा इनर्सिया, क्योंकि इसी की स्पेलिंग गलत दे रखा था। नाउ द नेक्स्ट, ये आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का पार्ट है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपको फ्रीक्वेंसी तो देखना ही है, साथ ही साथ सेंटेंस को मैच करने का प्रयास करेंगे। पहला है एट लेंथ द ओलिव ट्रीज ब्रांचेस ब्रोक विद द स्नोस वेट एट वंस डिस्पॉइलिंग इट ऑफ इट्स ब्यूटी एंड किलिंग द ट्री। सिंपल सा बात है कि एट लेंथ की अगर मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है इन डिटेल भी कह सकते हैं या आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भी कह सकते हैं। तो
एट लेंथ द ओलिव ट्रीज ब्रांचेज जो हुए वो टूट गए, किसके वजह से? स्नो वेट के वजह से, चूंकि स्नोफॉल हुई होगी। एंड अ शावर ऑफ स्नो फेल अपॉन देम। अब ये किसके ऊपर स्नो पड़ा है? तो ऑब्वियसली पता ये लग रहा है कि कोई ना कोई ब्रांचेस पे पड़ा है। तो ये बात पता लग गया कि सेंटेंस की शुरुआत ए नहीं करेगा, और आपके पास ए से ऑप्शन दो हैं, बी एंड सी। अब आपको देखना है कि पहले तो ये लग रहा है कि स्नो फेल अपॉन दैम, यानी स्नो जो है वो ब्रांचेस पे गिरा है, स्नोफॉल हुई है, देन उसका ब्रांच टूटा है। तो बी और ए का पेयर बन गया कि बी और ए एक साथ होंगे। फिर नीचे देख लेते हैं कि बी और ए किस किस ऑप्शन में है। तो बी और ए तो आपके ए ऑप्शन में है, योर आंसर इज डी बी ए सी। बट थोड़ा सा पढ़ लो। द ओलिव ट्री ridiculed the fig tree because while she was green all the year round, the fig tree changed its leaf with the season. फिग ट्री के जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो क्या है, सीजन के हिसाब से चेंज हो जा रहे हैं। पतझड़ में वो पूरी पत्तियां झड़ जा रही है। तो इसमें जो ऑलिव ट्री है ना, वो रिडिकुल्ड किया है, उसको ताना मारा है ना, सार्केस्टिक वे में कहा है, व्यंग कसा है। अब आप देख लो, ये लग रहा है कि सेंटेंस की शुरुआत करेगा। तो कह दिया कि तुम्हारे तो पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, मैं देखो सालों भर ग्रीन रहती हूं। तो यही चीज जो है ना, जो मजाक उस पे कर दिया, उस पे हंस दिया गया, व्यंग कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये भगवान ने सुन लिया और फिर स्नोफॉल हो गई, जिससे ऑलिव ट्री के ब्रांच जो है वो टूट गए और उसकी सुंदरता भंग हो गई। तो सिंपल सा वे, इस डी के बाद ही बी आएगा, चूंकि ये जो ही उसने मजाक किया, उस पे हंसा, तो गॉड ने सुन भी लिया और तुरंत स्नोफॉल हुई, जिससे उसका ऑलिव ट्री का जो ब्रांचेज है वो टूट गया। तो डी बी ए का पेयर बना, डी बी ए, एंड सी विल बी लास्ट सेंटेंस। योर आंसर विल बी डी बी ए सी। नेक्स्ट वन सेंटेंस वंस अगेन रीअरेंजमेंट का है। देखो, रीअरेंजमेंट में एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल होता है, तो एक थोड़ा लेंदी भी होगा, क्योंकि पढ़ने में टाइम भी लगेंगे। देखो, सेंटेंस की शुरुआत कर रखा है व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन। सिंपल सा बात है, कौन पहुंचा जी? ही क्या है ग्रामेटिकल प्रोफाइल में? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन अगर किसी सेंटेंस में है, इसका मतलब वो किसे रिप्लेस किया होगा? नाउन। तो नाउन को रिप्लेस किया होगा। नाउन इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है, अ मैन, ये नाउन तो दिख गया। इसका मतलब सेंटेंस ए, ऑप्शन ए शुरुआत नहीं करेगा। ऑप्शन ए से शुरुआत होने वाला ऑप्शन डी था, जिसको मैंने हटा लिया। अब बचा बी, अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज हाउस। ये लग रहा है सेंटेंस की शुरुआत कर सकता है। सी देख लेते हैं, डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड। किसने डिसाइड किया? ही ने। इसका मतलब अभी नाउन की चर्चा हुई नहीं है, तो डायरेक्ट आप प्रोनाउन कैसे ले लोगे? तो सेंटेंस सी यानी ऑप्शन सी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेगा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गए। अब बचा डी, वन डे ही रोट। देख लो, ही वंस अगेन प्रोनाउन, तो सेंटेंस की शुरुआत प्रोनाउन से कैसे? पहले नाउन की चर्चा, तो यानी डी सेंटेंस को भी स्टार्ट नहीं करेगा। योर आंसर विल बी बी डी सी ए। ऑब्वियसली अ मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम, इसके जस्ट बाद लेना पड़ेगा वन डे ही रोट अ लेटर टू हिज फैमिली। एक दिन उसने अपने फैमिली को पत्र लिखा, बट कुड नॉट फाइंड एनीवन टू टेक द लेटर टू हिज टाउन। और अब जब किसी को नहीं मिला, यानी वो पत्र वहां तक गया नहीं, तो सिंपल वे में वो लिख रहा है कि डिसअपॉइंटिंग ही डिसाइडेड टू टेक इट हिमसेल्फ। जब निराश हो गया और उसने कहा कि अब मैं खुद ये कर लूंगा, तो सिंपल वे में आगे लास्ट वर्ड लिखा गया है कि व्हेन ही रीच्ड हिज टाउन, जब वो अपना टाउन गया, ही वेंट टू हिज हाउस एंड नॉक्ड एट द डोर। तो बी डी सी ए योर करेक्ट अरेंजमेंट। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का पार्ट है। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को हमने आपको बताया था कि आप इसे रीड करो और इसके इनर मीनिंग को समझो, देन आप इसके फिल इन द ब्लैंक सेक्शन को फिल करना। तो मैन मेड फाइबर इज फाइबर whose chemical composition, structure and properties are significantly modified during the manufacturing process। सिंपल सा आप ये बात समझ में आ रहा होगा आपको कि ये मैन मेड फाइबर की चर्चा कर रखा है। आगे अगर सेंटेंस पढ़ोगे तो लिखा है मैन मेड फाइबर्स डैश स्पून एंड वुवन इनटू अ लार्ज डैश ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डैश गारमेंट्स। और उसी गारमेंट्स में कौन कौन चीजों की बात हो रखा है? तो दैट इज सच एज शर्ट, स्क्रैप्स,
हॉइजरी, होम फर्निशिंग, डैश एज अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स, ड्रैप्स एंड डैश पार्ट्स सच एज टायर कॉर्ड, फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स एंड ड्राइव बेल्ट्स। ये एग्जाम्पल ही हैं किसके, मैन मेड फाइबर्स के, जिससे गारमेंट्स की कुछ चीजें बनाई गई है, कुछ इंडस्ट्रियल, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो उसी फाइबर से बने हुए हैं। तो बाद में अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स, ड्रैप्स की चर्चा हुई है। अपहोल्स्ट्री का मतलब होता है सोफे वगैरह पे जो एक शेप वाइज एक गद्दा बनाई जाती है उसी शेप में, तो वो कहलाता है अपहोल्स्ट्री। कारपेट्स ये सब पता है। तो कहीं ना कहीं ये गारमेंट्स में किन किन चीजें बनाई गई, किसके द्वारा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैन मेड फाइबर्स के द्वारा। तो उसी की चर्चा है। आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वन में क्या फिल करोगे, मैन मेड फाइबर्स एक सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब की जरूरत होगी। तो फाइबर्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो आप क्या लोगे, इज गया काम से, विल भी तो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सेंटेंस इज फाइबर लिखा है, फिर आर सिग्निफिकेंटली चेंजेस या मॉडिफाइड रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा है, तो हम पास्ट में क्यों जाए, सॉरी फ्यूचर में क्यों जाए, तो विल भी गया, बी ऐसे तो आ ही नहीं सकता, योर आंसर विल बी आर। सब्जेक्ट है तो वर्ब की जरूरत होगी। एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक टू। तो ब्लैंक टू में क्या होगा, आपने पढ़ रखा है पहले से, अ लार्ज नंबर ऑफ, पढ़ा है या नहीं, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ। अब देख लो, लार्ज के साथ लार्ज टोटल कोई पेयर नहीं, कोई ऐसा टर्म नहीं, लार्ज एक्सटेंट भी नहीं, लार्ज फिगर। तो किसी चीज की बड़ी अमाउंट होगी तो हो सकता है लार्ज फिगर हो, लेकिन यहां पे तो हम योर आंसर विल बी लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। देख लो भाई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स इज अ नाउन और नाउन से पहले इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी समझना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक नंबर 3 के लिए। तो 3 में क्या रखोगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, अब डैश गारमेंट्स। अब देखो, अब क्या करोगे, इंक्लूडिंग रैपिंग, काउंटिंग एंड शोविंग। शोविंग गारमेंट्स, वो मैन मेड जो फाइबर्स हैं उनसे इन चीजों को बनाया जा रहा है, तो हम यही बोलेंगे इंक्लूडिंग गारमेंट्स, इंक्लूडिंग टायर कॉर्ड, इस तरह से कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत सारी चीजें बन रही है उस फाइबर से। तो आप कभी रैपिंग, रैपिंग का मतलब होता है रैपर लगाना, उसको कवर अप करना। इंक्लूडिंग काउंटिंग, काउंटिंग ऑप्शन नहीं होगा, शोइंग भी नहीं होगा, रैपिंग भी नहीं होगी, योर आंसर विल बी इंक्लूडिंग। वही तो कहना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग गारमेंट्स सच एज शर्ट्स, स्क्रैप्स, हॉइजरी, है ना। देखो ऑप्शन नंबर फिल इन द ब्लैंक नंबर 4 के लिए क्या होगा, होम फर्निशिंग। अब आपको ये बात समझ में आ गया कि बाद में एज लगा है, देख लो यहां पे भी रखा है सच एज, और सच एज के बाद एग्जाम्पल रखा है शर्ट्स, स्क्रैप्स, हॉइजरीज, ये सारे स्क्रैप्स, है ना, स्कार्फ्स कह सकते हैं। तो अब देखो यहां पे सच एज रख दिया, तो एग्जाम्पल को बढ़ाने के लिए सच एज ही रखेंगे, अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स, ड्रैप्स, ये सारे, तो आप यहां पे लोगे सच। सो योर आंसर इज सच, नॉट मच। सो एज भी लेते हैं बट एग्जाम्पल के लिए सच एज लेंगे। एंड द लास्ट टर्म इज फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक नंबर 5। अब आगे लिख रहा है एंड डैश पार्ट्स, पार्ट्स इज अ नाउन, और नाउन से पहले अगर कोई टर्म आएगा उसके मॉडिफायर के रूप में तो इन एडजेक्टिव आएगा, यहां पे आप एडजेक्टिव पुट करोगे। अब देख लो यहां पे एक है इंडस्ट्रियलाइज्ड, ये वर्ब भी है और ये एडजेक्टिव भी है ना, ये एडजेक्टिव का भी काम करेगा इंडस्ट्रियलाइज्ड। देखो जी, ये एडजेक्टिव भी होगा। एक आपके पास बचा इंडस्ट्रियल, ये तो प्योर एडजेक्टिव हो गया। एक इंडस्ट्रियलिस्ट, उस पर्सन को बोलेंगे तो दैट इज द नाउन, और एक बचा इंडस्ट्री ऑल्सो नाउन। तो अब नाउन तो आपने पुट कर दिया है, तो आपके पास एक ऑप्शन बचा इंडस्ट्रियल पार्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ऊपर में तो लिखा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस क्लोज टेस्ट जो होता है वो बहुत ही आसान होता है अगर आप उसके इनर मीनिंग को समझ गए और उसके ग्रामेटिकल अप्रोच को समझिए। कुछ कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो उसी पैसेज में प्रयोग कर दिया होगा पहले से,
तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो पैसेज बहुत ही आसान रहता है ना। तो अब आपको ये पूरी टॉपिक समझ में आ गया होगा। आइए मैं आपसे एक बार एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। थैंक यू वेरी मच।